Hello friends, my name is Bilal Khan and I'm your teacher for FR Financial Reporting paper from Skills module of ACCA। और ये पहले F7 पेपर कहलाता था। नाउ इट्स FR Financial Reporting पेपर। सो इन आवर लास्ट वीडियो हमने देखा था कि किस तरीके से इनिशियल रिकग्निशन होती है, एसेट को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी बेसिस पे जो है एसिड को रिकॉर्ड किया जाता है एज पर IS 16, और एसिड की क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो आज हम देखेंगे डिसमेंटलिंग कॉस्ट के बारे में, और डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ द एसिड के अंदर हमें एक एलिमेंट और भी ऐड करना होता है व्हाइल रिकॉर्डिंग द एसिड, दैट इज योर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। सो टुडे वी आर गोना लर्न अबाउट डिसमेंटलिंग कॉस्ट, राइट। तो आए शुरू करते हैं। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट, लाइक मैंने कहा था कि लास्ट वीडियो के अंदर कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है, मैंने दो तीन एग्जांपल दी थी। एक ऑयल रिगिंग की एग्जांपल दी थी मैंने, और एक मैंने ऑफिस की डिसमेंटलिंग की एग्जांपल दी थी। तो आज हम इसकी कैलकुलेशन को देखेंगे, किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। अगर आपने वो एग्जांपल नहीं देखी तो लास्ट वीडियो में जाएं और उस एग्जाम्पल को सुने एंड देन इधर पर आए। ठीक है, तो मैं आज डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। और एग्जाम्पल में हमने लिए है कॉस्ट ऑफ द एसेट 6 लाख रुपए, 600,000। और डिसमेंटलिंग कॉस्ट, क्योंकि डिसमेंटलिंग कॉस्ट को हम प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, तो मैंने एक फ्यूचर की कॉस्ट जो कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट है फ्यूचर की, आज की नहीं, आज से 3 साल बाद की, क्योंकि एसेट की मैंने जो इस एग्जांपल में लाइफ ली है वो 3 इयर्स ली है। तो आज से 3 साल बाद जो भी डिसमेंटलिंग कॉस्ट एसेट के अंदर हमें मतलब जो एसेट बेयर करेगा या फिर एंटिटी बेयर करेगी, वो हमने उसकी आज फ्यूचर कॉस्ट ले ली है, और उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि एसेट की लाइफ 3 इयर्स है, तो इसकी बेस पे हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और डिस्काउंट रेट जो कि हमें जरूरी होता है, क्योंकि डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है हमें। तो हमें यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट रेट दिया है, जो कि नॉर्मली इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वैसे इन्फ्लेशन रेट भी हो सकता है, लेकिन डिस्काउंट रेट इज बेसिकली योर इंटरेस्ट रेट। तो ये हमने यहाँ पे लिया हुआ है 10%। तो हम क्या करते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पर निकाली हुई है, तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है। मैंने फ्यूचर कॉस्ट जो कि आज से 3 साल बाद मैं इनकर करता, उसकी मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है। मैंने क्या किया, डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला आपको इजीली जो है इंटरनेट पे मिल जाएगा। डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय, यानी कि फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर होता है। आर इज योर रेट, 1 प्लस आर, तो मैंने 1.1 लिया है, एंड पावर बाय 3, क्यों, 3 इयर्स है। तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हैं। सही है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1.1, यानी 1 प्लस आर पावर 3, क्योंकि 3 इयर्स की लाइफ है। तो इस तरीके से मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, और इसके बाद मैंने क्या किया है, कॉस्ट ऑफ द एसेट को उठाया, 6 लाख को कहाँ से, ऊपर से, और 150,000 जो कि मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली थी यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दिए। तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट मेरे पास आ गई 750,000। तो ये बहुत ही ईजी है, मतलब इतनी कोई मुश्किल बात है ही नहीं। आपने कॉस्ट ऑफ द एसेट उठाया, फ्यूचर कॉस्ट की जो डिसमेंटलिंग की फ्यूचर कॉस्ट थी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, उन दोनों को ऐड किया, और टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट आपकी ये आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कॉस्ट ऑफ द एसेट होगा वो 750,000 पर रिकॉर्ड होगा। तो आए इसको रिकॉर्ड कर देते हैं, और किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे दोनों को आए देखते हैं। मैंने क्या किया, एसेट को डेबिट किया 750,000 से, बैंक को क्रेडिट किया 600,000 से। क्यों, एसेट मैंने कॉस्ट पे परचेज किया था, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमने एसेट को परचेज किया है। तो 6 लाख का मैंने एसेट परचेज किया था, तो मैंने 6 लाख की कॉस्ट से बैंक को क्रेडिट कर दिया है। सही है जी। और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग या प्रोविजन फॉर डीकमिश्निंग भी हम कर सकते हैं, अगर हम डीकमिश्निंग कर रहे होंगे, लेकिन हम डिसमेंटलिंग कर रहे हैं तो प्रोविजन बनाएंगे, यानी कि लाइबिलिटी बुक करेंगे, दिस योर लाइबिलिटी। सही है, तो मैंने लाइबिलिटी लिख भी दिया यहाँ पे, दिस इज योर एसेट एंड दिस इज योर एसेट अगेन। सही है, बैंक भी आपका एसेट होता है। तो हमने लाइबिलिटी बुक कर दी 150,000 से, तो एसेट हमने 750,000 पे रिकॉर्ड किया, बैंक हमने 600,000 पे रिकॉर्ड किया, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग 750,000 से, जो कि यहाँ पर आ रहा था, तो हमने इसको सेपरेट करके दिखा दिया। तो इस तरीके से अकाउंटिंग एंट्री इसकी बनती है अगर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग आ रहा हो। जरूरी नहीं है कि हर एसेट के अंदर डिसमेंटलिंग कॉस्ट हो, अगर नहीं है तो हम डायरेक्टली एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट कर देते हैं। सही है जी। अब आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अब एसिड को जब हमने रिकॉर्ड कर दिया तो उसको डेप्रिशिएट भी करना पड़ेगा एज पर IAS 16। डेप्रिसिएशन के दो तरीके होते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। हम यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड को कंसिडर करेंगे और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन मेथड से इसको जो है रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन लाजमी है। तो डेप्रिसिएशन हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से किया। हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या किया, एसिड की जो भी कॉस्ट थी, अच्छा 600,000 नहीं लेना। एसिड कितने पे रिकॉर्ड किया है, एसिड हमने 750,000 पे रिकॉर्ड किया है। तो 750,000 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, 3 ईयर्स थे। तो हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन 750,000 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स कर दी, तो 250,000 आई। हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एसिड क्रेडिट करा है मैंने यहाँ पे। आप एसिड को भी क्रेडिट कर सकते हैं और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है उसको भी आप क्रेडिट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी हम क्रेडिट कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बैलेंस शीट के अंदर इम्पैक्ट वही आ रहा होता है, इससे एसिड आपका कम हो रहा होता है। तो इस वजह से मैंने डायरेक्टली एसिड को भी क्रेडिट कर सकते हैं, क्योंकि एसिड अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन से कम होगा, तो हम एसिड को भी क्रेडिट कर सकते हैं। तो इसके पीछे ये लॉजिक है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर दी। अब बात आती है कि क्योंकि हमने यहाँ पर ये प्रोविजन को रिकॉर्ड किया था 150,000 से, दिस इज योर लाइबिलिटी। तो जब भी, और डिस्काउंटिंग करके ये लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड की, तो जब भी डिस्काउंटिंग होती है तो उसके साथ एक और चीज भी होती है जिसको हम कहते हैं अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग, दैट इज योर अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग क्या होती है, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट या अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग ये होती है कि बेसिकली आपने क्या करना होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू थी तो 150,000 का हम 10% लेंगे और इसको रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। क्योंकि अगर आप देखें ये अमाउंट छोटी हो गई थी, अमाउंट बड़ी थी, और जब हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी 150,000 हो गई थी, यानी कि कम हो गई थी। अनवाइंडिंग बेसिकली क्या करता है कि आस्ते 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 आपको 3 साल के ऊपर, हम इसको अनवाइंड कर रहे हैं ना, तो आस्ते आस्ते अगर आप देखेंगे, मैं जैसे 3 ईयर्स पे जाऊंगा तो ये अल्टीमेटली कितना बन जाएगा, 199,650। तो बेसिकली अनवाइंडिंग जो आपने प्रेजेंट वैल्यू पे अमाउंट को लेकर आए थे उसको वापस से फ्यूचर वैल्यू पे लेकर जाता है। और क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू, हम एक अजम्पशन ले रहे होते हैं कि आज जो एसेट फ्यूचर की जो वैल्यू है आज उसकी वैल्यू कम होगी, तो अनवाइंडिंग उसको बेसिकली उसी जगह पर पहुंचा देता है। दैट इज योर जस्टिफिकेशन फॉर दिस अमाउंट, ठीक है। तो फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट 15,000 से हमने अनवाइंडिंग कर दी, ठीक है। ये हो गया हमारा ईयर 1, जब हमने पहला साल गुजर गया तो ये हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ ईयर 1 क्या होगी, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग 150,000 पहले रिकॉर्ड किया था शुरू में जब एसिड को रिकॉर्ड कर रहे थे, ये देखें आप देख सकते हैं 150,000, और मजीद अनवाइंडिंग भी हमने की तो 15,000 वो भी आ गए। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर 1 हो जाएगा 165,000, क्योंकि हमारी अब टोटल लाइबिलिटी फॉर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग वुड बी 165,000। इज इट क्लियर? कोई भी कमेंट, कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करें, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके जितने भी क्यूरीज हैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो 165,000 हो गया। इसी तरह ईयर 2 हो जाएगा। ईयर 2 में जो अनवाइंडिंग होगी वो होगी 165,000 के ऊपर, बिकॉज दिस इज योर अनवाइंडिंग, बिकॉज दिस इज योर अनवाइंडिंग। तो 165,000 के ऊपर 10% हम लगाएंगे तो हमारी ईयर 2 की जो है अनवाइंडिंग आ जाएगी। तो एट द एंड ऑफ ईयर 2 हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ईयर 2 एंड अगर हम बात करें तो हमारी हो जाएगी 165,000 प्लस 165,000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से ईयर 2 भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर हम ईयर 3 को भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आए वो भी देख लेते हैं, मजे की मसले की बात नहीं है। ये देखो ईयर 3 किस तरह से रिकॉर्ड होगा, मैं इसको ईयर 3 कर देता हूँ। ये ईयर 3 भी आ जाएगा। आपने बोला, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ईयर 3 अब कैसे रिकॉर्ड होगा और किस तरीके से ये जो फ्यूचर कॉस्ट में बोल रहा था कि ये जाके अल्टीमेटली फ्यूचर कॉस्ट बन जाएगी, देखें अभी। अब हम क्या करेंगे, किसका लेंगे 10%, ईयर 2 के एंड पे जो लाइबिलिटी टोटल है उसका 10% लेंगे। तो देखिए कितना आ गया, 18150, 18150 आ गया। तो ईयर 3 के एंड पे अगर आप देखें तो हमारी इतनी ही कॉस्ट बननी चाहिए,
जितनी हमने फ्यूचर वैल्यू थी, तो आए चेक कर लेते हैं। ये प्लस दिस कितना बन रहा है? 199,650। 199,650 अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो आपकी फ्यूचर की कॉस्ट जो रही वो भी यही थी, ये देखें 199,650। तो दिस इज योर अनवाइंडिंग। आपको मेरे ख्याल में अब समझ में आ गया हो कि अनवाइंडिंग किस तरह से प्रोसेस कर रहा है और डिस्काउंटिंग किस तरह से प्रोसेस कर रही है। तो दिस वाज योर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, और किस तरीके से इसको कॉस्ट ऑफ द एसेट में रिकॉर्ड करते हैं हमने इसको देख लिया। एक चीज मैं इसी वीडियो में कवर करना चाह रहा हूँ, वीडियो मैंने जैसे कहा बहुत लंबी नहीं करूंगा। इस कोर्स के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर जो भी आप देखेंगे F7 की, बहुत छोटी छोटी वीडियोस दूंगा ताकि आप जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब कर सकें। एक वीडियो भी देखें आप जल्दी से उसको एब्जॉर्ब कर लें। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को जल्दी से कवर करूंगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर आपने एक गाड़ी खरीदी, 2-3 साल यूज की, 4 साल यूज की, देन आपने फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर कोई एक और इक्विपमेंट लगा दिया जिससे उसकी लाइफ इंप्रूव हो गई, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, या फिर उसकी कैपेसिटी इंप्रूव हो गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी, तो लेकिन जो भी कैपेसिटी, लाइफ या उसकी एफिशिएंसी है वो 1 साल से ज्यादा इम्प्रूव होनी चाहिए, तभी वो हम उसको सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपने F3 लेवल पे या FA लेवल पर पढ़ा होगा, वो बेसिकली सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है। लाइफ आपकी बढ़ाता है, आपके अंदर की गाड़ी, ये जो आपका एसेट है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाता है। सो आए पढ़ लेते हैं। इफ इट इंक्रीज द लाइफ वॉल्यूम और कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द एसेट फॉर मोर देन 1 ईयर, कैपिटलाइज इन द नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। किस तरीके से होगा? बहुत आसान है, कोई मसले की बात नहीं है। कॉस्ट ऑफ द एसेट मैंने यहाँ पे $100 मिलियन ली है, लाइफ ऑफ द एसेट 5 ईयर्स ली है। मैंने क्या किया, कॉस्ट को ले लिया, उसमें से एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन माइनस कर दी। कितने साल की? 2 साल की। देखिए 2 ईयर्स की मैंने यहाँ पर एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन माइनस की है, डिवाइड बाय मैंने 5 किया कॉस्ट को, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। रिमेनिंग मेरे पास क्या रह गया? नेट बुक वैल्यू 2 साल बाद। क्यों? आफ्टर 2 ईयर्स के बाद ये क्या कर रहा था, इसलिए मैंने 2 साल की डेप्रिसिएशन ली है, क्योंकि आफ्टर 2 ईयर्स के बाद ये क्या कर रहा था, ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसमें। कितने की? $60 मिलियन। जिसके बाद इसकी रिमेनिंग लाइफ हो जाएगी 6 ईयर्स। जैसे कि मैंने कहा कि इससे इसकी लाइफ भी बढ़ सकती है, तो हमने यहाँ पे लाइफ बढ़ाने के लिए या एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करी है। सही है। अमाउंट इन्वेस्टेड 60 मिलियन, और जो भी 60 मिलियन होगा जो इन्वेस्ट किया है वो नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट में रिकॉर्ड किया में ऐड करेंगे। क्यों? लिखा हुआ है कैपिटलाइज इन द नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। तो आपने क्या करना है, इसमें ऐड किया, न्यू कॉस्ट किया आ गई। अब फर्दर जो आगे 6 ईयर्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो 120 के ऊपर होगी। किस तरीके से? इस तरीके से, न्यू डेप्रिसिएशन अमाउंट 120 डिवाइडेड बाय 6। तो दिस वाज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल। तो हमने इसमें 2 छोटे छोटे टॉपिक्स कवर किए। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, दैट वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसमें एग्जामिनर घुमा भी सकता है आपको। एंड देन हमें सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट लेकिन इंपॉर्टेंट है, टॉपिक को कवर किया है इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं और इसका नाम है रिवैल्यूएशन। तो नेक्स्ट वीडियो देखना भी मत भूलिएगा। लेकिन इस वीडियो से पहले जो आज हमने कवर की है, इससे पहले आपने पहली वीडियो देखनी है, देन ये देखनी है, फिर आप रिवैल्यूएशन पे आएंगे, तब आपको हर चीज़ समझ में आएगी सीक्वेंशियली। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।